नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, आप में से कई लोगों की यही हालत हो सकती है, क्योंकि बदलता समय, मुश्किल समय में पैसे की प्लानिंग करना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है और जो हमारे खर्चे होते हैं, हमारी जो बचत है या जो आय है, उससे कई आगे बढ़ जाते हैं। अब इस समस्या को दूर कैसे किया जाए? कैश फ्लो मैनेजमेंट बेसिकली इसको कहा जाता है। कैश फ्लो को मैनेज करने का एक तरीका होता है जो आपके लिए समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी मैनेजमेंट के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। उनका परिचय करा देते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पर्सनल CFO.in के CEO सुशील जैन। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। जी धन्यवाद। और क्या आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे खास तौर पर कैश फ्लो होता क्या है, कैसे पता करें कैश फ्लो की किल्लत है, कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए और साथ ही नेट कैश फ्लो कैसे बढ़ाएं, ये आज हम खास तौर पर आज के शो में खास जानेंगे। तो सबसे पहले सुशील जी, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, कई बार ऐसा हो जाता है हम में से कई लोगों के साथ कि आमदनी अठन्नी होती है और खर्चा रुपया हो जाता है। ये एक बहुत ही प्रचलित कहावत है। इसका इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि खर्चे लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण महंगाई भी है और साथ ही मिसमैनेजमेंट, कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट भी है। कैश फ्लो सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल सा टर्म लगता है। पहले जरा आसान भाषा में बताइए कैश फ्लो क्या होता है। देखिए, जब हम कैश फ्लो बोलते हैं तो हाँ, ऑब्वियसली ये टेक्निकल और ऐसे लगता है कि ये बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ है। सही, लेकिन बिजनेस में जिस तरह से कैश का आमदनी और खर्चा जो होता है, हमारा आउटपुट जो होता है, उन दोनों को बैलेंस बनाना होता है। तो पर्सनल लाइफ में भी हमारे को अपना कैश फ्लो को मैनेज करना होता है। इसमें ऐसा नहीं है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बिजनेसमैन या हाई HNI के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता है क्या, हमारी जो इनकम आती है, हमारे नेट हैंड जो आती है, सैलरी हो चाहे अपने बिजनेस इनकम हो, उसके बाद हम लोग खर्चों में ध्यान देने लग जाते हैं। उसको मैनेज कैसे करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते। तो कैश फ्लो का मतलब अपने घर में पैसा कितना आ रहा है और अपना पैसा कितना जा रहा है और कहाँ जा रहा है, इस चीज़ का अगर हम निर्धारित करके पता कर पाएँ तो हम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। और ख़ासकर लास्ट 2 सालों में हम सबने देखा है, इतनी मुश्किल टाइम में सब लोग निकले हैं। इस टाइम पे तो इस चीज़ का महत्व और बढ़ जाता है और इसके लिए मतलब बहुत आसान नहीं है होता ये, मैं मानता हूँ ये आसान नहीं होता। वहीं पे ही कोई आपको गाइड करे या आप किसी की गाइडेंस लो, आपका फाइनेंशियल प्लानर होता है, आपका पर्सनल जो भी एडवाइजर्स होते हैं, उनके थ्रू आप ये हेल्प ले सकते हो। तो नेट अगर बोलें तो कैश फ्लो का मतलब है आपके घर में हर महीने कितने पैसे आते हैं और हर महीने कितने पैसे जाते हैं। ये नया फ्रेश पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट वाला पैसा नहीं, इसी को कैश फ्लो मैनेजमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली जो हाथ में पैसा आ रहा हो वो कैश इनफ्लो, जो हाथ से जा रहा है बेसिकली आपके खर्चे कैश आउटफ्लो, और जो नेट कैश फ्लो जिसको हम कहते हैं वो डेफिनेटली थोड़ा मैथमेटिकली आपको बताएं तो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो उसको कहा जाता है। अब पॉजिटिव जो कैश फ्लो इसको कहा जाता है कि आपके खर्च कम है और आपकी आय ज़्यादा है, तो आपके पास सरप्लस मनी है। और नेगेटिव कैश फ्लो हो जाता है कि आय आपकी कम है लेकिन खर्चे आपके ज़्यादा हो गए हैं। तो इसको आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया सुशील जी। कैश इनफ्लो में क्या क्या आता है ये आप बताइए और कैश आउटफ्लो में क्या आता है ये भी बताइए, जिससे कि दर्शकों को एक क्लियर आइडिया हो जाए कि पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ पर जाते हैं। देखिए, कैश इनफ्लो की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी सैलरी इनकम जो होती है, बिजनेस वालों की बिजनेस इनकम जो होती है, तो आप सैलरी इनकम को आप देखिए कि हर महीने आपके पास सैलरी कितनी आ रही है। इसके अलावा आपके पास कहीं पे इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम आ रही हो, आपका कोई अगर प्रॉपर्टी है आपके पास और उसको आपको लेट आउट कर रखा है, किराए पे दिया हुआ है, तो उसकी रेंटल इनकम जो आ रही हो। तो इस तरीके से जिस भी सोर्स से जहाँ से भी आपको कैश इनफ्लो आता है, आपके अकाउंट में पैसा आता है, वो सारी कैश इनफ्लोज को हम लोग कैश जो भी आता है उसको कैश इनफ्लो बोलते हैं, जो नगद आता है अपने पास।
और इसमें हमें टैक्स को कट करने के बाद का अमाउंट लेना चाहिए, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी तो अपनी बनेगी जैसे भी इनकम आती है। तो टैक्स हटाने के बाद जो बचा वो हमारे पास नेट इनफ्लो होता है। इसको इसके बाद हम जब आउटफ्लो की बात करते हैं तो हमारे पास, अगर हम इसको ब्रॉडली अगर 4 सेपरेट उसमें करें, तो आउटफ्लो में एक तो होता है घर के खर्चे होते हैं, घर का रेंट हुआ, खाने पीने का खर्चा हुआ। तो ये चीज़ आपकी जो यूटिलिटीज़ बिल हुए आपके, बिजली का बिल हुआ, पानी का बिल हुआ, इन सबको जो मिला के होता है वो घर के खर्चों में ही काउंट कर सकते हैं आप, यूटिलिटी बिल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इसके अलावा खाने पीने पे जो हमारा खर्चा होता है, ये सारे आउटफ्लोज के सोर्सेज हैं। इसके अलावा ये तो हमारी नेसेसिटीज हो गई है, लेकिन इसके अलावा हम कई लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी करते हैं। कभी हम लोग बाहर खाने चले गए, कभी हम घूमने चले गए, तो ये सारी चीजें हो गई आउटफ्लो के सोर्सेज। बट मैं सदा इसमें एक चीज और जोड़ता हूँ आउटफ्लो में, इन सबसे पहले आपको एक अपने फ्यूचर के गोल्स, अपनी रिटायरमेंट्स के लिए जो पैसा अलग करके रखना होता है, वो आप सबसे पहले उसको एज ए आउटफ्लो अलग करके रख दीजिए, फिर बाकी चीजों का प्लानिंग कीजिए। इन दोनों का जो फर्क आएगा, जो बचेगा आफ्टर, वही आपका सरप्लस होता है, वो नेट कैश पॉजिटिव में आ जाते हो आप। तो यही मेन कैश फ्लो का टारगेट होता है कि आप किस तरीके से इसको पॉजिटिव ले जाओ। जी बिल्कुल। और कैश फ्लो को समझाने का हमारा जो मकसद है आज के शो में यही है कि कैश फ्लो जो होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम माना जाता है। अगर पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, यही आपको मालूम नहीं है, तो आप उस पैसे को कहीं निवेश करके उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। इसलिए कैश फ्लो को सेट करना सबसे ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर जो किसी व्यक्ति की पर्सनल बैलेंस शीट है उसको समझना ज़रूरी है। अगेन, जिन्होंने कॉमर्स ली हुई है या जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है, अकाउंटेंसी पढ़ी है, उनको बैलेंस शीट मालूम होगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। अगर हम इसको किसी व्यक्ति के संदर्भ में समझें सुशील जी, तो पर्सनल बैलेंस शीट में क्या क्या आता है किसी की? देखिए, पर्सनल बैलेंस शीट जो होती है, अब हम अगर सिंगल लैंग्वेज में बोलें तो एक आदमी का वजूद क्या है, फिनेंशियल वजूद क्या है आज की तारीख में, वो हमें पता करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसको हम लोग पर्सनल बैलेंस शीट का नाम देते हैं। इसमें आपकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज आती है। तो जैसे हमने कैश फ्लो निकाला, वो सरप्लस जो अपना पैसा बचा उसको आप कहीं निवेश करोगे। आप निवेश करने के बाद आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपका तैयार हो जाता है, तो वो एक निवेश का जो एसेट्स है वो एसेट्स में आ जाता है। इसके अलावा आपके पास घर है, आपके पास कितना का घर है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, ये सब सारी आपकी एसेट्स आती हैं। इसके बाद आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, आपके कुछ डेट्स हैं जो आपने ईएमआई चल रही है, जिनके कार का लोन हुआ, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हुए, आपके हाउसिंग लोन हुआ, इनको आपको देखना होता है। तो इन दोनों का जो फर्क आएगा वो नेट बैलेंस शीट में आपका नेट वर्थ निकल के आती है, इससे एक्चुअल पोजीशन आपकी क्या फाइनेंशियल वो निकल के आती है। तो ये हमारा ग्रेजुअली करना होता है। पहले कैश फ्लो अगर इंटैक्ट हो जाता है, सब सही हो जाता है, तो हम सेकंड स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट्स का वो चेक करना, प्रॉपर्टी का चेक करना, ये चीज। तो एसेट्स बैलेंस शीट हमारी बाद में बनती है। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर लोग सब अपनी नेटवर्थ बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। वो देखते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, मेरी प्रॉपर्टीज कैसे बढ़े, लेकिन उसका जो बेसिक है, जो नींव है, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी जो नींव होती है वो इतनी दिखाई नहीं देती, इतनी इंपॉर्टेंस लगती नहीं उसकी, लेकिन वो सारी बिल्डिंग उसी के ऊपर टिकी होती है। तो वो नींव हमें मजबूत अगर हो, हमारा हर महीने जो पैसा आ रहा है और जा रहा है उसमें से अगर 2 पैसे हम बचा पा रहे हैं, तो ही जाके हम कहीं पे अपनी बैलेंस शीट अच्छी कर पाएंगे, हमारे नेटवर्थ अच्छी कर पाएंगे, हमारा फाइनेंशियल वजूद अच्छा कर पाएंगे हम। तो नेटवर्थ की आपने बात की, मतलब एज अ पर्सन हमारे पास जो संपत्ति है उसका मूल्य क्या है। जैसे अगर आपका जो निजी संपत्ति है उसमें से जो आपकी निजी देनदारी है आप उसको घटा दीजिए, तो जैसा सुशील जी बता रहे हैं वो नेटवर्थ क्रिएट करता है। जैसे रियल एस्टेट के मामले में थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों में होता है, सुशील जी उसको थोड़ा क्लियर कीजिए कि क्या वो नेटवर्थ में शामिल होता है कि नहीं। हम जिस घर में रह रहे हैं वो नेटवर्थ में शामिल होगा कि नहीं होगा, या हमारे पास एक और घर है जिससे रेंटल इनकम आ रही है वो नेटवर्थ में शामिल होगा, उसे कैसे कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी? देखिए, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग थ्योरेटिकली हम उसको ऐड करते हैं अपने उसमें, बट हमारे इंडियन कल्चर में ये होता है कि 2 चीजों को हम लोग उसमें एसेट्स में नहीं काउंट करते। एक, जिस घर में आप रह रहे हो, दूसरा आपकी जो ज्वेलरी है। मैं आपका यहाँ वर्ड ज्वेलरी यूज कर रहा हूँ, गोल्ड यूज नहीं कर रहा आपका, या कुछ और कमोडिटीज का नाम नहीं ले रहा। तो ज्वेलरी जो होती है वो हमारी फैमिलीज की होती है, तो उसको हम लोग नॉर्मली एसेट्स में इसमें कंसिडर नहीं करते।
एसेट्स हम उसको कंसिडर करते हैं जहाँ के जरूरत पड़ने पे हमें उसको लिक्विडेट करना पड़े तो हम कर पाए। तो कई बार क्या होता है, हम लोग जब नेटवर्क कैश फ्लो मैनेजमेंट करते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या है, हाउस को ये देखते हैं कि क्या इतनी बड़े, अगर बड़ा घर है तो उतनी बड़े घर की जरूरत है क्या आपको। अगर वहां पे बड़े घर की जरूरत नहीं होती तो हम लोग कैश फ्लो को प्रॉपर करने के लिए कई बार उसके एक पार्ट को लेट आउट करवाते हैं, या फिर कई बार हम उनको छोटे घर में शिफ्ट करवा देते हैं, सो डेट की जो एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट हम कहीं पे लगा के उसको निवेश करके इंटरेस्ट अर्न कर पाए या प्रॉफिट अर्न कर पाए डिविडेंड के सेट में। जी। ओके, तो ये समझना ज़रूरी है कि नेट वर्थ में क्या क्या शामिल होता है और क्या और देनदारी में बेसिकली, अब देनदारी तो बहुत किस्म की होती है। तो किसी को अगर मानिए अपनी नेट वर्थ पता करनी है तो जो उनकी जो पर्सनल संपत्ति है, जिसमें आपने बोला कि जैसे जिस घर में रह रहे हो वो नहीं, या जो आपके घर में गहने हैं वो नहीं, वो आपकी नेट वर्थ का हिस्सा नहीं होते हैं। वैसे जो आपकी देनदारी है, देनदारी में क्या क्या शामिल होता है नेट वर्थ में? देखिए, देनदारी में मेन चीज है जो भी आपकी लोन्स होते हैं, मेनली आपका जैसे हाउसिंग लोन हुआ या क्रेडिट कार्ड के लोन्स हुए आपके, और कोई पर्सनल लोन आपने ले रखा है, इनको हम देनदारी में काउंट करते हैं। तो ये जो देनदारी है यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि इनको भी किस तरह से मैनेज किया जाए, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि कैश फ्लो को जब हम इम्प्रूव करना हो तो कैसे इम्प्रूव किया जाए, अगर आपका कैश फ्लो सही नहीं है तो उस टाइम वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो देनदारी में वही चीज़ है, लाइबिलिटी जो हमें देनी है, यहाँ पे आप देखिएगा कोई ऐसा कोई गोल जो हो, फिनेंशियल गोल हो, उसको देनदारी में काउंट नहीं किया जाता है, तो देनदारी नहीं होती है। जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है, फिनेंशियल लाइबिलिटी कहते हैं कई बार हम उनको, जैसे बच्चों की शादी करना या बच्चों की पढ़ाई करना, दीज आर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्चुअली दीज आर नॉट, मतलब ये लाइबिलिटीज नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ जो नेट नेट हमें आउटफ्लो और लोन जो है लिया हुआ कहीं से भी, चाहे दोस्त यारों से लिया हो, पेरेंट्स से लिया हो, वो सारी लाइबिलिटीज में काउंट होता है। आपके इवन आउटस्टैंडिंग बिल्स है, लाइबिलिटीज है, टैक्स के आपका जो कोई पेमेंट करना बाकी है, इनकम टैक्स के ड्यूज हैं आपके, या कुछ और टैक्सेस के आपके ड्यूज, ये सारी चीजें हम लाइबिलिटीज में काउंट करते हैं। लाइबिलिटी मतलब सिंपल शब्दों में कर्ज। अगर आप पर कहीं का कर्ज है, कोई ईएमआई है, किसी का पैसा आपके पास है, तो वो देनदारी हुई, वो लाइबिलिटी में उसका इस्तेमाल होता है। और लाइबिलिटी वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है कि चलिए बच्चे लाइबिलिटी है तो उनकी शादी करनी है, वो आपका फाइनेंशियल गोल है, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। तो कैश फ्लो की किल्लत कैसे दूर करें, ये हम आज कर रहे हैं बात। हमारे साथ है सुशील जैन, और कैश फ्लो की किल्लत से कई लोग जूझ रहे हैं, कई लोग जूझ रहे होंगे, कई लोगों को जानना होगा कि कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे की जाती है। मतलब आपका जो बचत है, आपके जो खर्चे हैं, आपका जो निवेश है, इन तीनों को कैसे मैनेज करना है, ये बेसिकली कैश फ्लो मैनेजमेंट होता है। ये हम समझ रहे हैं सुशील जी से। सुशील जी, अब ये हमने समझा कि कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश आउटफ्लो क्या होता है, बेसिकली हमारे खर्चे क्या है, हमारी देनदारी क्या है, पर्सनल बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है, नेट वर्थ कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने समझा। अब यहाँ पर अगर सिस्टम किसी का सिचुएशन किसी की गड़बड़ा गई है, और जैसा आपने शुरुआत में बोला था कि कोविड की सिचुएशन में कई लोगों का कैश फ्लो मैनेजमेंट वाकई बिगड़ा है ड्यू टू बहुत सारे रीजंस, तो इसको मैनेज करने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स से आगे अब गुजरना पड़ेगा, किसी को क्या करना चाहिए? देखिए, कैश फ्लो जब मैनेजमेंट की बात होती है तो सबसे पहले आपको अपने खर्चों को डिवाइड कर लेना चाहिए 3 और 4 सेगमेंट में। जैसे कि आप एक है आपका, सबसे पहला आपका हाउसिंग का है, जो हाउस से रिलेटेड रेंट वगैरह देना है आपको, वो एक सबसे बड़ा खर्चा होता है किसी भी आप कैश प्लानिंग में हम लोग जब करते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट में, तो सबसे मोटा खर्चा वो रेंट का पेमेंट होता है। उसके बाद आपकी यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, वाटर सप्लाई बिल हुआ और अदर बिल्स होते हैं। देन आपका खाने के ऊपर खर्चा होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अलग अलग डिवाइड कर लेना चाहिए कि आपको किस तरीके से इसको आपका इनफ्लो को यहाँ पे लगाओगे आप। इसके अलावा लास्ट लाइफस्टाइल जो एक्सपेंसेस है उनको भी आपको मैनेज करना है, क्योंकि आज की डेट की जो जनरेशन है वो लाइफस्टाइल का साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती वो। तो पहले क्या होता था, लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे अपने लाइफस्टाइल से, लेकिन अब नहीं करना चाहती। तो इसके लिए आपको एक फिक्स अमाउंट सेट असाइड करना होता है। तो ये चीज़ आप, पहला स्टेप तो ये होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए। दूसरा स्टेप आपको, जैसे मैंने बोला, अलग अलग कर लीजिए। तो आइडियली जो सिचुएशन है, हम अपने क्लाइंटों को जो बताते हैं इन पर्सनल सीएफओ में, वो ये बोलते हैं कि एटलीस्ट आपका
25% जो एक्सपेंसेस है वो आपको एक सेट असाइड करना चाहिए फ्यूचर के लिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। 50% खर्चा जो है आप आपके घर के लिए कर सकते हो, जिसमें हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ गया, डाइनिंग आ गया, खाने पीने का आ गया, यूटिलिटी बिल्स आ गया। ये सारे मिला के आपकी इनफ्लो से 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 25% आप लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली बिलीव करता हूँ कि खाली सेविंग करने से ही नहीं होता, हमें आज भी जीना है, तो हम लोग आज भी इंजॉय करें और कल भी इंजॉय करें। तो इसीलिए मैंने 25% हम लोग उसको लाइफस्टाइल के ऊपर रखते हैं कि आप लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा कर सकते हो, आपकी अपनी अच्छी गाड़ी लो, आप कहीं घूमने जाओ, इन सब चीज़ों पे आप खर्चा करो। तो ये आप इस तरह से आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट तो आपका एक्सपेंसेस को आप पहले बजट करो, बजट फिक्स करके अकॉर्डिंगली आप पहले तो आप डिवाइड कर दो आपको 3-4 पार्ट में, एंड देन 4 पार्ट में करके इसको एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना शुरू करो। क्योंकि देखिए ये बहुत टफ होता है कि मैं सारी चीज़ों को बताऊँ, मेरे कुछ क्लाइंट है जहाँ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, वहाँ पे हम लोग एक व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखे हैं, उसमें वो लोग डेली एक्सपेंसेस लिखने लग गए कि हमसे नहीं मैनेज हो रहा, तो हम डेली एक्सपेंसेस देते हैं कि डेली अगर आपने ड्राइवर का पेट्रोल का कितना खर्चा लगाया, ग्रोसरीज पे कितना खर्चा लगाया, वो जस्ट टाइप कर देते हैं और भेज देते हैं मेरे को। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ आप डेली बेसिस पे रूटीन करो, आपकी बजटिंग हो जाएगी, एंड देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो ये कैश फ्लो मैनेजमेंट का तरीका है। हम्म। तो बेसिकली 50-25-25 इस रेशो में आजकल के समय के हिसाब से आपने कहा आप अपने पैसों को, जो आपकी आय है उसको बांट सकते हैं, जिससे कि हर एक जो स्टेप है वो क्लियर हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर है वो इमरजेंसी कंटिजेंसी फंड का भी है। उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करना है वो कौन से पोर्शन में से इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी खर्च और देनदारी भी है, फिर निवेश भी करना है, लाइफस्टाइल ज़रूरतों को पूरा भी रखना है, तो इमरजेंसी फंड यहाँ पर कहाँ पर फिट होता है? देखिए जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप, जैसे हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो पहला स्टेप कैश फ्लो मैनेजमेंट आता है। उसी तरह जब निवेश पे जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। तो आपका एटलीस्ट 6 महीने का खर्च जो निवेश वाला 25% है, उसमें से सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आप इमरजेंसी फंड के लिए बचाओ। नेक्स्ट 6 महीने के तीन स्टार्ट कीजिए 3 महीने से, और उसको आइडियली 6 महीने तक लेके जाना चाहिए। तो 6 महीने का फंड आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेज है वो एटलीस्ट आपका इमरजेंसी फंड में रहना चाहिए। ओके, 6 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड में। मुझे एक बात बताइए, जो निवेशकों से आपकी बातचीत होती है सुशील जी, आजकल के टाइम में अगर जितना भी सिचुएशन में कई जगह पर कटौती करनी पड़ गई है लोगों को ड्यू टू मैनी रीजंस, कोविड की वजह से सैलरी में कटौती हुई है, लोगों की नौकरियां भी गई है, तो कौन से इन पोर्शन में, जैसे ज़रूरी खर्चे हैं, देनदारी है, फिर निवेश करना हो गया, लाइफस्टाइल खर्चे हो गए, कहाँ पर निवेशकों ने सबसे ज़्यादा कटौती, कौन से पार्ट में निवेशकों ने सबसे ज़्यादा कटौती की है, ये मैं आप समझना चाहूँगी। ट्रेंड कैसा रहा है, और रहनी का अगर मान लो इमरजेंसी आए इस तरीके की, कहीं पर कटौती करने की ज़रूरत भी पड़ गई, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा कटौती की जा सकती है? देखिए जब भी इस तरह के जब भी क्या इस टाइम पे तो ज़्यादातर क्लाइंटों के साथ ये समस्या आई है कि उनका कैश इनफ्लो कम हो गया, आउटफ्लो ज़्यादा रहा है। तो वहाँ पे जैसे कि ईएमआई वगैरह भी जा रही है, सब कुछ करना होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने सभी क्लाइंटों को, ज़्यादातर क्लाइंटों को इसी तरीके से एडवाइस किया है कि सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को कटौती करो। ठीक है, तो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में क्या होता है कि आपकी बाहर खाने का, या अभी तो बाहर खाने का जाना हुआ नहीं, बाकी आपका जैसे कार चेंज चेंज करते हैं कई लोग बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली, मोबाइल चेंज करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दी हमने कि आप जो 2 साल में या 1 साल में मोबाइल चेंज करते हो, उसको 1.5 या 2 साल पे मोबाइल चेंज कराओ अपने बच्चों का और अपना। इसी तरह गाड़ी को थोड़े दिन और कैरी ऑन करो, नई गाड़ी मत लो। तो एक तो सबसे पहले आपको कटौती की जब बात आती है तो हम लोग पहले लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को वो करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं आपकी हाउस पे और यूटिलिटी बिल्स पे, इन पे। तो मैं आपको जैसे मेरे क्लाइंटों के साथ हुआ है 3-4 मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ रियल टाइम में। एक तो हमारे एक क्लाइंट थे जिनका एक्सपेंसेस हमने निकाला, हमने खाने का एक्सपेंसेस निकाला उनका। तो जब पूरा कंप्लीट किया महीने भर का, तो उसमें ये आया था कि वो थोड़ा सा नॉन वेज का काफ़ी पसंद करते थे, जॉइंट फैमिली थी। तो वर्कआउट करके देखा तो 250 रुपये पर डे का नॉन वेज के ऊपर खर्चा आ रहा था उनका। तो मैंने उनको बोला देखिए हमारी सोसाइटीज़ में
कोई फ्राइडे को, ट्यूसडे को, कोई थर्सडे को ये सब नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप एक दिन रिलीजियस हो जाइए फैमिली के लिए, और आप सिर्फ 250 रुपये पर वीक बचाओगे तो आपके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा उनकी रिटायरमेंट के लिए वो सेविंग हो गई वहाँ पे। बात वो था कि एग्जाम्पल उनको दिया, वो 250 रुपये नहीं बल्कि उन्होंने काफ़ी कुछ बचा लिया फिर। तो एक आप यहाँ पे कटौती कर सकते हो, हम खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट एक थोड़ी सी चीज़ को वो करने के लिए आपको हेल्थी भी रहता है, आजकल हेल्थ कॉन्शियस भी लोग काफ़ी हो गए, तो कैलोरीज भी कम हो जाती है इससे। दूसरा, एक मेरे एक और क्लाइंट थे, काफ़ी अच्छे क्लाइंट थे, उनका ये था कि वो 4 बेडरूम हाउस में रहते थे, हस्बैंड वाइफ 2 ही हैं और कोई बच्चा भी नहीं है उनके। तो उनको हमने 4 बेडरूम से उनको हमने 2 बेडरूम में शिफ्ट कराया और अच्छी लोकेशन में शिफ्ट करवा दिया, और वो 4 बेडरूम का जो हमारा इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, उससे हमने एक रेगुलर रिटर्न जनरेट करा दी उनकी। तो वो जो निवेश किया उससे हम लोग सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान के थ्रू एक रेगुलर निवेश का करा दिया। तो ये दूसरे क्लाइंटों के साथ, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है उनके साथ हमने ये कर रहे हैं, हम लोग एडवाइस कर रहे हैं उनको। और इसके अलावा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी लोन ईएमआई के लोगों को। तो अब 3-4 लोन चल रहे हैं, पर्सनल लोन चल रहे हैं, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, तो कौन सा लोन को हम कैसे मैनेज करें, ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने वहाँ पे क्लाइंट टू क्लाइंट वेराई किया, कई जगह हमने जो बड़े लोन थे उनको रख लिया, छोटे लोनों को हमने रिपे करा दिया पहले, और कई जगह हमने ऐसा किया कि जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा थे उन लोन को पहले पेमेंट करा दिया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम थे उनको हमने इंटेक्ट रखा कि चलो कुछ कहीं से कहीं हमारे ईएमआई में कम हो। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम लोग अभी क्लाइंटों के साथ कर रहे हैं, और क्लाइंट इसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने व्यूअर्स भी इसको ट्राई करके देखें, अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के, अपने जो भी पर्सनल जो है एडवाइजर्स, आप उनसे बात कीजिए और इसको आप वर्कआउट कीजिए। तो ये कैश फ्लो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दिए सुशील जी। है छोटे एग्जाम्पल्स लेकिन बहुत ही वैलिड एग्जाम्पल्स है। कई लोगों के साथ ऐसी कई सिचुएशंस आ रही होंगी, खाने पीने में बदलाव से लेकर घर का बदलाव हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, कई लोगों को वाकई में करने पड़े होंगे। कई लोग खुद से कर रहे होंगे, कई लोग फाइनेंशियल प्लानर की मदद से कर रहे होंगे। करना तो है ही अगर अपने कैश फ्लो को वापस पटरी पर लाना है तो। आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि कैश फ्लो अगर बढ़ाना है, मतलब अगर आपकी आय को ही बढ़ाना है, तो क्या ऑल्टरनेट तरीके हो सकते हैं 3 सिंपल स्टेप्स में? देखिए, आय को बढ़ाने का सबसे एक तो तरीका जैसे हमने डिस्कस किया, आप अपने जो लोन्स को है उसको थोड़ा सा अपने एडवाइजर्स के साथ, जो भी आपके हैं प्लानर्स, उनके साथ बैठ के इसको सही कीजिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी लंबा लोन जाता है। और देखिए, अगर आप एग्रेसिव हो और आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो, तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहूँगा कि आप अपनी सैलरी, अपनी इनकम जो किसी भी वजह से अभी कम हुई है, एंड यू आर कैपेबल, आप अगर कैपेबल हो तो आपको नेगोशिएट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयर के साथ भी कि देखिए मेरा इतना कैपेबिलिटी है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी सैलरी बढ़ सकती है। एक चीज़ हमें फोकस करना चाहिए जहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ है ऐसी खर्चे, जो खर्चे हमारे को ज़रूरत नहीं है, जिन खर्चों की जो चीज़ें यूटिलाइज नहीं होती। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं अपने लिए भी दे सकता हूँ कि कुछ एक चीज़ें ऐसे, समझिए मेरी बच्ची है, वो बोलती है ये लाओ, मैं लेके आ जाता हूँ। तो इमोशनल स्पेंडिंग में इसको बोलता हूँ, ये इमोशनल स्पेंडिंग पे आप अपना ब्रेक लगा दीजिए कुछ दिनों के लिए। आपका एक बार कैश फ्लो दुरुस्त हो गया, आप आराम से बैठेंगे और आपकी अपने अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, यहाँ जहाँ पे आप प्रॉब्लम में हो। तो आप इन राइट, चीज़ों का ध्यान रखिए और डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम, कुछ बड़े डिसीजंस भी, जिसे लेकर आप कैश फ्लो मैनेजमेंट को अपने एक बार फिर से पटरी पर ला सकते हैं। और इस पर बातचीत के लिए सुशील जी, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका।